इसी तरह दालों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 के 90 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 27 जनवरी 2021 को 25,974 करोड़ रुपए हो गई है। इसका जो ब्यौरा है, मैं जो आंकड़े आपको दे रही है वो 27 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इसका 90 करोड़ रुपए जो 2013-14 में थे उसे 25,974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1,80,000 संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है। हमारा ध्यान जो होगा वो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर हो। हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। नाबार्ड के अंतर्गत जो 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, मेरा प्रस्ताव इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसको दोगुना करने का है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ENAM के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ENAM जो है से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दिखने में आई है, उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को ENAM के अंतर्गत लाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। मत्स्यिकी, मैं इसमें प्रस्ताव करती हूं कि हम आधुनिक मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास करेंगे। सीवीड फार्मिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर,
हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं, वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए हैं। कुल लाभार्थियों को 86% होते हैं। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी। गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसे पोर्टल को शुरू करने का है, जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है। इससे प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। 4 श्रम संहिताओं को लागू करके हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे। वित्तीय समायोजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से कम करके 15% कर दिया जाए और इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाए। हमने एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में भी हमने इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान का भी 2 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथे स्तंभ पर आती हूं, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का अच्छा स्वागत हुआ है। विद्यालयी शिक्षा, 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा, ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वे अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण परक विद्यालय के रूप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा, बजट 2019-20 में मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। यह एक छत्रक निकाय होगा, जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिंग के लिए 4 अलग-अलग घटक होंगे। हमारे अधिकतर शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं, जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 प्रमुख संस्थान हैं। ऐसे 9 शहरों में हम औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करेंगे, जिससे इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक ग्लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है।
इस एनईपी के हिस्से के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं की सूची अनुबंध 5 में दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। हमने अपने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए करने का है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने में मदद मिलेगी। हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया है। हमने इस बाबत केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है। हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं। कौशल। 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि हमारे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त अरब माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कौशलपूर्ण अर्हता आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सकें और साथ ही साथ प्रमाण पत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहयोगी ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता, तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास करने वाले हैं। अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। अपने जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की थी। अब हमने इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस एनआरएफ की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। विगत हाल में डिजिटल पेमेंट के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। हम एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। हमारे सागर जैविक और गैर जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक गहरा सागर मिशन शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को तथा गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 6ठे स्तंभ पे आती हूँ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब मैं 6 स्तंभों में से आखिरी स्तंभ पर आती हूँ। यह हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में सुधारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। हमने तीव्रतापूर्वक न्याय देने के लिए विगत 6 वर्षों में अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैं अब अधिकरणों के कार्यकरण को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव करती हूं। हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वित्तिक आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त परिचर्या वृत्ति में पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिचर्या और धात्री विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन देन करते हैं और संविदाएं निष्पादित करते हैं, उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रता पूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे गैर सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से मैं गोवा सरकार को आयोजने के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति मेरे भाषण के भाग क के इन अंतिम कुछ एक अनुच्छेदों में मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्व का अंतर्वाह फीका रहा। यह समाज के आरक्षित वर्गों, विशेषकर निर्धन लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य राहत मुहैया कराने के लिए अत्यधिक व्यय किए जाने के साथ मिलकर घटित हुआ। कई अन्य देशों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के पैकेजों की श्रृंखला का रास्ता चुना ताकि हम परिवर्तित होती स्थिति के अनुसार अपना रेस्पॉन्स अंशशोधित और लक्षित कर सकें। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति स्थिर हुई और लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जाने लगा, हम सरकारी खर्च बढ़ाने में लग गए ताकि घरेलू मांग में प्राण डाली जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान व्यय की तुलना में हमारा जो संशोधित अनुमान आकलन का 74.50 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़ रुपए से एक वर्ष के अंदर हम इसे 74.50 लाख करोड़ रुपए पर ले जा रहे हैं। हमने व्यय की गुणवत्ता बनाए रखी है। पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा
जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधियन किया है। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके। 2021-22 में व्यय के लिए हमारा बजट अनुमान आकलन 74.83 लाख करोड़ रुपए है। इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इस तरह 2020-21 के बजट अनुमान आंकड़ों पर 34.5% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। हमारी योजना है कि हम राजकोषीय समेकन के अपने पथ पर चलना जारी रखें और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5% पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर और दूसरे परिसंपत्तियों, जिसमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है, के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रहे हैं। इस उच्च सीमा का एक हिस्सा वृद्धिपरक पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5% के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्च सीमा के शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लेके आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जुलाई 2019-20 बजट में मैंने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेश किया था। उसमें सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों का खुलासा किया गया था जो भारत सरकार की योजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में जाती हैं। अपने 2020-21 के बजट में मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया था। इस दिशा में और कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020-21 में और बजट अनुमान 2021-22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले एनएसएफ ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूँ। अतिरिक्त बजटीय संसाधन विवरण अनुबंध 6 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि एफआरबीएम अधिनियम निर्देशित करता है कि जीडीपी के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष के अभूतपूर्व एवं अप्रत्याशित परिस्थितियों को ये जरूरी बना दिया है कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4, 5 और 7, 3 ख के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं एफआरबीएम दस्तावेज के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। सामान्य वर्ग, जिससे पहले मैंने उल्लेख किया है, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पेश करूंगी। अध्यक्ष महोदय,
9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस सिफारिश का पालन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए मुहैया करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए जारी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें भारत की अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के காத்த வகுத்தலும் நல்ல வல்லதரசு. A king or a ruler एक राजा या वो ऐसा होता है जो संपत्ति है उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता हो। ये तिरुकुरुल के शब्द हैं। हम आती हूँ प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब मैं आती हूँ वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर। मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में
एक आकलन है कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता की बीच रहना पड़ता है। इसलिए मैं कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।